नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। 5 जून को विकास भवन में 15 सूत्री कार्यों को लेकर भरत झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें 9 अल्पसंख्यक प्रखंडों को चाक चौबंद करने के साथ साथ हर एक सुविधा मुहैया करवाया जाएगा, जिसमें 9 प्रखंडों को 10 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह के विकास कार्य किया जाएगा। 500 रुपया केवटी, जाले, सिंहवाड़ा, अलीनगर, मनीगाछी, बिरौल आदि प्रखंडों में डीपीआर बनकर सरकार के पास भेजा जाएगा। इस संबंध में उप विकास आयुक्त भरत झा ने बताया कि अभी जो बैठक हुआ है सर, क्या था, क्या निर्देश, समीक्षा किया गया, क्या निर्देश दिया गया? ये अल्पसंख्यक जो प्रखंड हैं, 9 प्रखंड चिन्हित हैं MSDP योजना के तहत। माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड ब्लॉक जो हैं, उसके लिए प्रति प्रखंड 10 करोड़ रुपए का परियोजना भेजना है, डीपीआर भेजना है। उसी के लिए ये बैठक थी। प्रखंड स्तरीय कमेटी को डीपीआर भेजना है अप्रूव करके। उसका जिला 15 सूत्री अल्पसंख्यक जो कमेटी है, जिसके जिला पदाधिकारी चेयरमैन होते हैं, उस कमेटी से पारित होकर के राज्य सरकार को भेजना है 30 जून तक। ये 10 करोड़ के डीपीआर क्या बने, इसकी किस तरह से डिफरेंट तरह का स्कीम है, उसमें बताया जाए सर? लिस्ट के जाले जी, सिंहवाड़ा, गोराबोराम, किरतपुर, अलीनगर, हायाघाट, दरभंगा सदर और मनीगाछी। क्या किस तरह के डीपीआर बनेंगे सर? इसमें स्कूल में विद्यालय चाहिए, इंदिरा आवास, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंस्टॉलेशन हैंडपम्प हो सकता है, या बड़ा स्कीम हो सकता है, सप्लाई स्कीम जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम हो सकता है, एडिशनल क्लासरूम हो सकता है, हेल्थ सब सेंटर बन सकता है। सर, इंदिरा आवास का जिस ढंग से भवन निर्माण के लिए पैसा वितरण हो रहा है, उस ढंग से भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। उसमें जो सरकार का जो पत्र है, मार्गदर्शन है, उस लाल नोटिस वो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद भी नहीं बनाएंगे तो एफआईआर करेंगे। 8 तारीख के कितने लोगों को इंदिरा आवास के शिविर मिलेगा? अभी तो फिगर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, फिगर आया कहाँ है, अपडेट नहीं आया। हम लोग लगे हुए हैं कि जितना भी संभव हो मैक्सिमम हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को हम पूरा करें। इस बार इंदिरा आवास की कितने राशि अथी किया गया? अभी इस बार मेरा टारगेट 23,800 का आया है। ये राशि कितना दे रहे हैं प्रत्येक इस बार लाभार्थी? फर्स्ट किस्त 50,000 रुपये देना है, द्वितीय किस्त में सर 20,000 रुपये, कुल 17,000 हो गया है। हाँ 17,000 रुपये है। ये नई जो योजना प्रारंभ होगी उसके लिए 17,000। 5 जून को महाराजगंज सीट पर निर्वाचित हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह अपार मत से जीत घोषित किए गए। पेश है इस जीत को लेकर सभी पार्टियों के द्वारा टीका टिप्पणी। गठबंधन के सभी साथी अपना गठबंधन धर्म निभाए हैं। हार का मुक्ता देखिए, अंतोगत्वा या बिहार की विडंबना है, वोट अंतिम समय में जाति पे जाकर आधारित हो जाती है। वहाँ का जो समीकरण था, राजपूत, यादव, मुसलमान मिला के लगभग 7.5 पौने 8 लाख वोटर वहाँ है। वहाँ टिकट देना जो है हम लोग को गलत हो गया। वहाँ टिकट देना चाहिए था किसी लोकल और राजपूत कम्युनिटी से ही टिकट देना चाहिए था। हार का मुख्य कारण ये है। और यदि राजपूत कम्युनिटी से टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पर राजपूत वोट डिवीजन होता और हमारा जो आधार वोट है, उस आधार वोट से हम जीत जाते। और दूसरा, कार्यकर्ता की उदासीनता भी है। कुछ माननीय दरभंगा में भी, कुछ माननीय पूरे बिहार में है, तो ठीका बट्टा ले लेते हैं कार्यकर्ता की ओर से। सीधा संवाद कहते हैं, भाई जनता से हमारी सीधा संवाद हो रही, कार्यकर्ता कुछ है ही नहीं। तो कार्यकर्ता किसी भी दल में दल का मेरुदंड और सर्वोपरि होता है, और जो दल कार्यकर्ता का उपेक्षा करता है वह दल भूमिसात हो जाता है। इसीलिए यह चुनाव हम लोगों के लिए एक सबक है। और अपने आला कमान से मैं आग्रह करूंगा, जो कार्यकर्ता को ही तरजीह दें और माननीय लोगों से सावधानी बरतें। और ठेकेदार जो वोट का ठेकेदारी करते हैं, जिसका जमीन पे कोई आधार नहीं है। क्या माना जाए आपके 2014 में लोकसभा की चुनाव है, क्या आपके ये कोई टेलर में माना जाए? नहीं, ये कोई टेलर नहीं है। हमारी जीत 2014 में भारी वोटों से हम जीतेंगे। नीतीश जी के विकास के मुद्दा को लेकर के, सारा मुद्दा के, वह एक अपवाद है। बोले वह जाति समीकरण के आधार पर समीकरण में मजबूत थे। हमारा कार्यकर्ता में थोड़ी सी उदासी थी, जिस कारण हम हारे। क्या नाम हुआ? देवकांत राय, मैं श्रमिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, हायाघाट जदयू प्रखंड अध्यक्ष। ये हार जो है कार्यकर्ता की उदासीनता का कारण ही हार है। ये मंत्री लोग बन जाते हैं और कार्यकर्ता को पहचानने से इनकार कर देते, उसी के जवाब के शाही को मिला है। न कि वहाँ लालू यादव जीते हैं,
जीते हैं प्रभुनाथ सिंह जी और हारे हैं शाही जी। क्या नाम हुआ? कन्हैया प्रसाद शाह, जिला उपाध्यक्ष, जिला विश्व सदस्य, पार्टी जदयू। महाराजगंज लोकसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह का जीत जनता का जीत है और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और रामविलास पासवान जी के प्रति जात और धर्म से उठकर उनकी कीर्ति को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के रीजन में जो जनता के लिए काम हुआ और रामविलास पासवान के रीजन में जो रेल में काम हुआ, वो सबको देखते हुए जनता ने निर्णय लिया कि नीतीश सरकार सिर्फ घोषणा करती है, अखबार में ही, पेपर पर ही उनका घोषणा चलता है, ज़मीन पर कहीं भी नहीं है। कहीं गरीब आदमी को आज तक कल्याण नहीं हुआ है। हमेशा बेरोजगार रोजगार के लिए बोला रहा है, किसान खाद के लिए बोला रहा है। उसके बाद आपको शिक्षा माफिया भी घूम करके शिक्षा के नाम पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर मामले में, स्वास्थ्य में देख लीजिए, मरीजों का इलाज जो है सो सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्राइवेट से दवाई खरीद करके लोग खा रहा है। हर जगह तो लूट ही बनी हुई है। लूट, अत्याचार, बलात्कार इनके रीजन में चरम सीमा पकड़ी हुई है। अफसरशाही, तानाशाही बनी हुई है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं महाराजगंज के जनताओं को कि आपने ये जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसमें आपने जो हमारे आरजेडी गठबंधन के प्रत्याशी को मदद किए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2014 में आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर में पूरा सीट आरजेडी लोजपा के समर्थक को मिलेगा। आपकी अप्रत्याशित हार हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली हार की बात हम क्या कहें। हमारे पुराने कैंडिडेट थे तारकेश्वर बाबू, और हमको याद है कि 83,000 वोट उन्होंने हासिल किया था, लेकिन उसको चेंज करना हम लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ और एक गलत मैसेज चला गया वोटर्स के दरमियान। ये जितेंद्र स्वामी जी को टिकट देने की वजह कर ये मैसेज चला गया, ख़ास तौर से राजपूत भाइयों में, कि प्रभु नारायण सिंह को हराने के लिए कांग्रेस ने ये किया है। ये मैसेज हम लोग के लिए घातक साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ जीत की खुशी में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी एवं मिठाइयां भी बांटी। पाँच जून को दरभंगा बार एसोसिएशन में सांसद कीर्ति झा आजाद एवं विनोद चौधरी को पाग एवं चादर से सम्मानित किया गया।
जनाब नंदनेश्वर नाथ जी, नारीलाल केवट जी, हमारे पितातुल्य अभिभावक, अभी पुनः भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने पितातुल्य आरोग्य शाह जी, न्याय की रक्षा, आप सभी अधिवक्ताओं को मैं नमन करता हूँ। वैसे अभिनंदन तो माननीय अध्यक्ष का होना चाहिए। आप सोचते हैं कि प्रतिनिधियों की तरफ से एक बार अध्यक्ष का अभिनंदन करने को ये जीते। माननीय सांसद कीर्ति झा आजाद को बार एसोसिएशन के भवन की कमी को लेकर अधिवक्ता संघ ने आग्रह किया। इस संबंध में माननीय सांसद कीर्ति झा आजाद ने अपने भाषण में कहा कि आप जगह उपलब्ध करावें और तब नया भवन का निर्माण होगा सांसद कोटा से। देखिए, कुछ लोग होता है सीधा इंसान, कुछ लोग होता है टेढ़ा इंसान, कुछ लोग होता है गोल इंसान, कुछ लोग होता है जलेबी इंसान, कुछ लोग होता है सच्चा इंसान, कुछ लोग होता है झूठा इंसान, कुछ लोग होता है विकास, कुछ लोग होता है घोषणा। तो इसके कोई भी कैटेगरी में हम नहीं आते। हमको याद है लगभग पिछली बार जब हम आए थे तो हमने कुछ अधिवक्ता लोग आए थे, उनसे अनुरोध किया था, चंद्रशेखर जी पे अनुरोध किया था कि आपकी नई समिति बनी है, आप लोग चुन करके आए हैं, ना मेरा कर्तव्य है। तो वह गरीब आदमी जो बेचारा दर दर भटकता है, जिसका केस सही है लेकिन उसके वो अंग्रेजी समझ नहीं सकता या बेचारा पढ़ नहीं सकता, जिसको कानूनी दाव पेच नहीं मालूम है, जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ लोग जमीन बेच देते हैं, जमीन बेचने के बाद आते हैं, कुछ लोग अपने घर का मेसी बेच देता है, कुछ गाय बेच देता है, कुछ धन बेच देता है, अपनी पत्नी का स्त्री धन बेच देता है, सोना बेच देता है, जवाहर बेच देता है, जवाहरात बेच देता है, लेकिन आने के बाद उसको बेचारे को न्याय नहीं मिल पाता। यह एक दुख की बात है। और हमारे पास एक प्रतिनिधि होने के नाते पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं और उसमें पता लगता है कि यहाँ तो कुछ प्रबुद्ध लोग हो, दबंग लोग हो, उन लोग के असर से उनका केस दब जाता है, या कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति करके व्यक्तिगत राजनीतिक दबाव देकर प्रशासन में उन लोगों के काम को दबा देते हैं। एक प्रतिनिधि होने के नाते यह हम कर्तव्य समझते हैं। और हमारे पिताजी सदैव हमसे कहा करते थे कि सच बोलना, झूठ नहीं जिंदगी में बोलना राजनीति में होंगे, दूसरा भ्रष्टाचार माल मत खाना, और तीसरा कभी वेल ऑफ द हाउस में मत जाना। अभी तक माँ भगवती की कृपा से जो मेरे पिताजी की एक इज्जत थी उसको बरकरार रखने में हम प्रयास किए हैं और उसमें अब तक कामयाब रहे हैं। अभी तक मेरे ऊपर कोई दो नंबर का लगा नहीं है, भगवान न करे आगे कभी लगे भी। अब इस कलयुग में कौन भगवान अवतार लेंगे नहीं लेंगे हमको तो नहीं मालूम। वाजपेयी साहब को चला गया, कभी बैठेंगे तो बराबर मजीद साहब के साथ मुझसे बात कीजिएगा। तो अवतार लेगी नहीं लेगी हमको नहीं मालूम है, और होंगी तो कौन होगी हमको नहीं मालूम। अब तो दलित नारायण वर्सेस नगद नारायण, गरीब आदमी हर जात में मिलेगा, अगड़े में मिलेगा, पिछड़े में मिलेगा, जिसके ऊपर दबाव है, जिसको न्याय नहीं मिल पाता है। और क्योंकि आप लोग का भी अपना एक बार एसोसिएशन है, आप लोग के पास भी रोज 10-10, 12-12 केस रहता है, एक अदालत से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में आप लोग जाते रहते हैं। और व्यस्तता के कारण से लंबा केस 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, हमें ख्याल से अध्यक्ष महोदय 85 साल से केस चल रहे हैं आज़ादी के पहले से, लेकिन आज तक नहीं सुलझे। अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे बहुत सारे अधिवक्तागण नया भी आए हैं, और जैसे हम भी हैं संयुक्त सचिव पुस्तकालय, हम लोग पुराने थे। तो हुआ जो हम लोग आज तक कभी सांसद विधायक जी का हम लोग अपने बार में आज तक सम्मान नहीं किया। तो यह हम जो न्यू कमेटी हैं सभी मिलकर माननीय सांसद महोदय को और विधायकगण को
बुलावें। सभी विधायकगण को सूचना दी गई थी, लेकिन कुछ हमारे नगर विधायक जैसे पटना में आज मीटिंग था उनका, इसीलिए वो नहीं आ सके। इसी तरह हमारे कितने विधायक हैं जो अपने मीटिंग के कारण या अन्य क्षेत्र में कार्य के कारण नहीं आ सके। या और हम लोगों को यह भी उम्मीद उन लोगों से था जो हम लोग जनप्रतिनिधि हमारे हैं और हम इस बार के मेंबर हैं, हम भी एक विधानसभा लोकसभा के सदस्य हैं, इसीलिए इस बार को जीर्णोद्धार के लिए, इस बार में कुछ आर्थिक मदद के लिए, सहयोग के लिए इन लोगों को आमंत्रण करके इन लोगों का जो अपना सहयोग है सो हम लोग सांसद लें। महोदय से क्या मांग किए हैं आप लोग? हम लोग सांसद महोदय से मांग किए हैं जो हम लोग का हर एक जिला में जैसे दिया गया है न्यायालय के अंतर्गत जो बार का भी विकास हो, उस विकास को रखने के लिए, लोकसभा में उठाने के लिए, और यहाँ स्टेट में हम लोग जो MLC MLA को बुलाए थे वो लोग भी विधानसभा में रखें, जो हम लोगों का बार का जो भवन है उसका विकास हो। 5 जून को प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी की अध्यक्षता में RTO की बैठक आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जितने भी बस मालिक का सब कागजात सही था उसको परमिट निर्गत किया गया है। इस बैठक में आयुक्त वंदना किन्नी, समस्तीपुर जिलाधिकारी नवीन चंद्र झा, सिटी एसपी कुमार एकले एवं परिवहन पदाधिकारी उपस्थित है। उसके अलावा पुराना काम से नहीं प्रक्रिया है, अप्लाई करते हैं 1 महीने के बाद बैठक तो बोल रहे थे वो 1 महीना चार्ज करेगा, ठीक है, तो फिर हम नहीं करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल से 1 महीने जो DRT मीटिंग होती है उसी को वो परमिट अप्रूव कर देते हैं। जैसे मैडम तो रेगुलर हम देखते हैं यहाँ तो सुनवाई होती है, पता नहीं वहाँ क्या वहाँ पावर डेलीगेटेड में हर महीना का 12 तारीख को अप्लाई करने का डेट है, 25 या 27 तारीख को बैठक होता है। अगला महीना बैठक नहीं हो पाया था और आज बैठक हो रहा, जिसमें DIG के रूप में प्रभारी SSP कुमार एकले साहब आए हैं, DM समस्तीपुर, और बैठक में निर्णय लिया गया कि बोर्ड जो परमिट है, जिनकी कागजात सभी मांग कागजात दिया हुआ है, टाइमिंग के साथ दिया हुआ, उन पर कोई आपत्ति नहीं है तो उनको परमिट तुरंत मिल जाएगा। जिन पर आपत्ति है, जो माने किसी प्रकार का विरोध है, उनकी सुनवाई करके दिया जाएगा। यही नियम है, यही संचालन में परमिट हो रहा है। क्या आप लोगों को कितने दिनों बाद परमिट लेना पड़ता है? कंपटीशन है, परमिट तब एक मतलब 5 साल का मिलती है, मगर नियम है कि आप यदि परमिट दूसरा फिर लेना चाहते हैं तो उसको सरेंडर करके अपना सरकार का जो टैक्स होता है, रेवेन्यू होता है, उसको जमा करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ऑनर का कंपटीशन है जो सरकार को फायदा। समाचार पत्र में खबर छपने के मुताबिक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 4 वर्षों में नियुक्ति होगी रद्द। इस विषय पर सीनेट सदस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर अंजीत चौधरी का कहना था कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति के मामले में घोर अनियमितता हुई है। पूर्व कुलपति अरविंद पांडे जी के पीरियड में कई मामले नियुक्ति के संबंधित अनियमितताएं सामने आई, तो हमने कुलपति जी के द्वारा जो कार्यकाल में जो नियुक्तियां की गड़बड़ियां हुई थी, वो सारे मामले को मैंने राजभवन सचिवालय को मैंने फैक्स किया, डाक के द्वारा भी भेजा और मीडिया समाचारों में भी मैंने प्रसारित किया था। महामहिम कुलाधिपति महोदय ने तुरंत, एक अरसद सदस्य हैं हम, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और जांच के लिए कुलपति को, अभी वर्तमान कुलपति हैं, इनके समय में भी आया है परसों, और जांच जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई, कुलपति ने महोदय, जो वर्तमान कुलपति महोदय 48 घंटा का समय दिया है फाइल पुटअप करने का। ये जो
अनियमितताएं की मामला है, राज्य सरकार 2009 में किसी भी नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश निर्गत किया था। सारे कॉपी हमने संलग्न किया, महामहिम के यहाँ भी और विभिन्न जगहों पर भी मैंने अखबार वगैरह में भी दिया था, उसमें भी मैंने वो कॉपी की प्रति दिया था। ये विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ जो संबद्ध कॉलेज हैं, जो वित्त सहित है, कानून के तहत वह उस पर नियुक्ति किसी भी कीमत में नहीं जा सकती। दुर्भाग्य तो ये है कि नियुक्ति की अनन फनन प्रक्रिया में उन्होंने अपने पत्नी और अपने सालियों को नियुक्ति कर लिया। जहां पर सवाल है रोस्टर का, आरक्षण का, उसका तो पालन नहीं किया। हर मामले में इन्होंने, जब सरकार आदेश ही नहीं दिया, चयन समिति आपने कैसे बनाया? आप पूछिएगा कुल सचिव से, तो कुल सचिव कहेंगे कि मुझे जानकारी नहीं है। इनकी एक ही जानकारी है वर्तमान कुल सचिव महोदय का कि ये कुलपति जो भी बने हैं उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। मैं तो राजभवन से मांग करता हूँ, वर्तमान कुलपति से मांग करता हूँ, और मर्यादित टिप्पणी करने वाले कुल सचिव को अविलंब निलंबित कर उस पर प्रपत्र ख गठित किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। पता नहीं किस कारण से वर्तमान कुलपति महोदय चुप्पी साधे हुए हैं और कुल सचिव अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के समय में इन्हीं के द्वारा ये जितने भी आरोप लगाए हैं और राजभवन के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया है, सब ये कुल सचिव, वर्तमान कुल सचिव विराजमान थे और ये अपने आप को पाक साफ समझते हैं। इनके ऊपर तो एफआईआर का जो मामला हम लोगों ने डिमांड किया है, वो एफआईआर में तो कुल सचिव का भी नाम हम लोगों ने दिया है कि यही कुल सचिव हैं जिनके पीरियड में कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जी के पीरियड में ये काले कारनामों का अंजाम दिया गया। और ये वर्तमान कुलपति जो भी आए हैं, इनको जो है सब बरगलाने के लिए, इनको दबाव बनाने के लिए ये लोग इस तरह का अमर्यादित टिप्पणी, जैसा कि मुझे अंदाज लगता है कि करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम अदसर के सदस्य भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे साथ माननीय विधायक और अदसर के एक सदस्य प्रदीप महतो जी सब साथ हैं। राजभवन महोदय राम महामहिम ने हम लोगों को काफ़ी डिमांड पर हम लोग गंभीरता से रखा है इस बातों को, और गंभीरता से रखने के बाद कुलपति महोदय जो वर्तमान है वो, जैसा कि मुझे जानकारी हुई कि 48 घंटे आज पूरा हो जाता है, 48 घंटे के अंदर पुट ऑफ करने के लिए फाइल दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो फर्जी नियुक्तियां हुई है वो निश्चित रूप से निरस्त होगा। और वहीं कुलपति डॉक्टर सुधीर चौधरी का कहना था कि शासी इकाई द्वारा सही जानकारी नहीं देने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। ये मामला जो है तो राजभवन से मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मेरा मैंने देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जो आवेदक हैं वो आवेदक स्वयं उम्मीदवार थे महाविद्यालय के लिए। जी सर बोला। और स्वयं आवेदक थे और उन्होंने आवेदन किया था महाविद्यालय के लिए अपने को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए, और उन्होंने कहा था कि यदि मेरी नियुक्ति नहीं होगी तो मैं महामहिम के यहाँ लिखूँगा। तो संभवतः मुझे लगता है कि यदि नियम विरुद्ध नियुक्ति हो रही थी उसमें उनको आवेदन नहीं देना चाहिए था, आवेदन उम्मीदवारी नहीं होनी चाहिए थी। कहीं न कहीं उसी रूप में उन्होंने लिखा है और मैं नियम परिनियम के तहत, चूँकि वह महाविद्यालय शासी निकाय के अंतर्गत होता है, शासी निकाय को राज्यादेश के आलोक में जो राज्य सरकार से नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, उस नियुक्ति के उपरांत पूर्व कुल सचिव देवेंद्र प्रसाद सिंह महाविद्यालय में पत्र लिख चुके थे कि आप किसी तरह की नियुक्ति नहीं करें। उसके बावजूद यदि शासी निकाय नियुक्ति करती है तो वो शासी निकाय की जवाबदेही होती है। जब शासी निकाय की बात करते हैं तो शासी निकाय की नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने स्तर से करती है। हाँ, शासी निकाय की नियुक्ति यहाँ से जो होती है एक प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के होते हैं, शेष शासी निकाय के सचिव, प्रधानाचार्य या अन्य मेंबर वहाँ के होते हैं। तो प्रतिनिधि जो हमारे होते हैं तो मेन रूप से विश्वविद्यालय से अनुमति चाहिए उनको। बिना अनुमति के उन्होंने नियुक्ति यदि की है, मुझे जानकारी नहीं है कि किस महाविद्यालय में क्या हुआ है,
महामहिम के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है उससे मुझे ज्ञात हुआ है इन सब महाविद्यालयों में नियुक्ति की गई है। आखिर जब विश्वविद्यालय की इस चीज़ की जानकारी नहीं थी तो महामहिम के पास कैसे जानकारी गई इस चीज़ की? महामहिम के पास गई तो पहले मैंने बताया कि जो स्वयं उम्मीदवार थे वहाँ के, उम्मीदवारी जब उनकी नहीं हुई, वो नहीं बन पाए तो आवेदन दिए, उन्होंने अन्वेषण किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन से जो उनको लेना चाहे परमिशन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो विश्वविद्यालय पहले पत्र दे चुका है आप किसी तरह की नियुक्ति नहीं करें। अब जो वे मेरे यहाँ अनुमोदन के लिए भेजेंगे मैं अपने कमेटी में रखूँगा, सिंडिकेट में रखूँगा। आप रखने की सर बात करते हैं, नियुक्ति तो हो चुकी है, 4-5 वर्षों का ये मामला है, तो आपको नहीं लग रहा है कि विश्वविद्यालय इसे कहीं न कहीं संचिका को दबा के रखी थी? नहीं, संचिका यहाँ आई ही नहीं। तो फिर नियुक्ति कैसे हुई सर? किस प्रकार कैसे नियुक्ति हुई? नियुक्ति हुई जो नियुक्ति शासी निकाय ने किया है, अपने अंदर किया है, विश्वविद्यालय को कोई जानकारी नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं वेतन तो मिलता था उस कर्मचारी को? नहीं, वेतन नहीं, अभी अनुमोदन ही मैंने दिया। तो फिर 4 वर्षों की नियुक्ति जो हुई सर, तो इतनी बड़ी मामला थी, विश्वविद्यालय इसको अपने स्तर से निगरानी नहीं की और अचानक ये मामला प्रकाश में आया है, क्या लग रहा है आपको? मामला जो आया है तो ये नियुक्ति का मैं देख रहा हूँ कि कब नियुक्ति हुई है, कहाँ नियुक्ति हुई है, उसका अन्वेषण हम करेंगे कब नियुक्ति हुई है। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि एक महाविद्यालय ऐसा भी है जहाँ नियुक्ति हुई है और वह माननीय उच्चतम न्यायालय के आलोक में उनको वेतन भुगतान दिया गया। तो सर एक बात बताया जाए कि अगर उसकी नियुक्ति हुई तो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने विश्वविद्यालय को क्यों नहीं सूचना दी? हाँ, विश्वविद्यालय के प्रति यदि सूचना नहीं दी है, कहीं कहीं उनकी जवाबदेही होता है, उनसे मैं स्पष्टीकरण पूछूंगा कि आप जब विश्वविद्यालय प्रतिनिधि थे आपको सूचना देनी चाहिए थी विश्वविद्यालय प्रशासन को, चूँकि आप यहाँ के मेंबर हैं, आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति की जाती है। इस आपको नहीं लग रहा है कि वो जो आपके प्रतिनिधि थे कहीं न कहीं उस मामले को दबा के रखा? हाँ, तो इस संबंध में मैं जानकारी दूंगा, पूछूंगा उनसे किस क्यों नहीं आपने जानकारी पूछने की। यहाँ तो पूछ सर, यहाँ सारा मामला आज अखबार में छप चुका है, सारा मामला आ गया और आप कहते हैं कि पूछने की बात करते हैं। ये बहुत ऐसा मामला लग रहा है कि राज्य सरकार के विरुद्ध है, तो क्यों नहीं उन पर जो है सो कार्रवाई की अनुशंसा की जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनुशंसा जब मुझे जानकारी ही नहीं थी, जानकारी जब मुझे चाहे महामहिम से यहाँ पे मिला हो या कहीं अन्य से मिला हो, उसके बाद ही मैं इस संबंध में पूछूँ। आप कुल सचिव हैं और आपको इतनी बड़ी नियुक्ति हुई, आपको जानकारी नहीं है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं कहूँगा कि प्रक्रिया अंतर्गत यदि हमसे परमिशन लिया जाता, चूँकि मैं चिट्ठी दे चुका हूँ, तो परमिशन लिया जाता तब मुझे मेरे पास 31 संबद्ध महाविद्यालय हैं, 15 उपशास्त्रीय महाविद्यालय हैं, शासी निकाय अपने अंदर क्या कर रही है गुट चुप, ये मुझे जानकारी। तो सर जब विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुल सचिव को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो क्या लग रहा है आपको कि ऐसा नहीं लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत चीज़ की जानकारी नहीं हो सकती है, जैसा ये मामला उजागर हुआ है? जानकारी तो हो सकती है, लेकिन जानकारी जब तक नहीं दी जाएगी तो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय कैसे रहेगी? नहीं, मैं शासी निकाय से पूछूंगा। मैं इस केस में एक मामला आया था बख्तियारपुर का, वहाँ शासी निकाय को मैं पत्र भी दिया हूँ, अस्मार भी किया हूँ। इस संबंध में आप जानकारी दें कि बिना परमिशन का आपने नियुक्ति कैसे की है। पूछ लूँगा, अन्यत्र महाविद्यालय में पूछूंगा इस संबंध में। अगर अभी आपको जानकारी आ गई इसके खिलाफ आप इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा, अपने कुलपति से राय विमर्श करके जो संभव जो सही कानूनी कार्रवाई होगी मैं करूँगा और राज्य सरकार भी इसकी जानकारी मैं दूँगा। सर आपको याद होगा कि इससे पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था कि विश्वविद्यालय में जो है सो कार्य क्षमता का अभाव हो रहा है, तो इस प्रकार का फिर मामला उठा है। आप यहाँ 2, 3, 4 साल से कुल सचिव हैं, जब 2010 से कुल सचिव हैं, बराबर इस विश्वविद्यालय में कोई न कोई मामला ऐसा प्रकाश होता है जिस पर भी कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की मान सम्मान जो है उस पर आँच आ रही है। नहीं, बराबर की बात तो मैं नहीं करूँगा। जब से मैं हूँ तब से इस तरह का मामले एक आध बार इसके पूर्व आया था, जिसको कि निरस्त कर दिया, वो गलत था। मैंने कर्मचारी के श्रमिक मैं नहीं था, लेकिन मेरे आने पर वो मामला उठा था कि कर्मचारियों को भुगतान किया गया था। उस भुगतान के लेके डॉक्टर एन.के. शर्मा के संबंध में कुछ बातें आई थी, जो बात बाद में सही बता करके निरस्त कर दिया। तो सर आप कुल सचिव हैं कि ऐसे नियुक्तियां में क्या लगता है कि आपकी राय नहीं ली जाती है?
नहीं, चूँकि शासी निकाय के अंदर है इसलिए हमसे राय लेने की आवश्यकता भी नहीं है। हमसे अनुमोदन के लिए लिखेंगे, मैं उस वक्त अनुमोदन उसको निरस्त कर दूंगा कि हमसे आपने परमिशन नहीं दिया, इसलिए ये सही नहीं है, गलत है, मैं इसको अनुमोदन नहीं। सर, कुलपति के मुताबिक जैसा अखबार में छपा है, आपको 48 घंटा का समय दिया गया है सारी जानकारी देने के लिए। कुलपति महोदय दिए हैं 48 घंटा के, वो मुझे ज्ञात है, लेकिन इतना जल्द मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब तक मैं शासी निकाय से नहीं इसकी जानकारी ले लूँगा कि सही में उन्होंने नियुक्ति की है अथवा नहीं की है, तो ये जवाब 48 घंटा मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाए। क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी नियुक्ति हुई और आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं इस पर विचार करूँगा, उन्हें मैं दंडित करूँगा, तो कैसे सर इसकी जानकारी मैं संबद्ध महाविद्यालय जितने हैं, मैं पत्र के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त करूंगा कि आपके महाविद्यालय में किस नियम के तहत किस आदेश के तहत नियुक्ति की गई है। यदि की गई है, अद्यतन 1 से 2 दिन में आप जवाब दें, उसके बाद अगले तक करवाएंगे। तो राजभवन के द्वारा ये मामला उठा है, तो अगर राजभवन आपसे किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहेगी तो आप किस प्रकार की जानकारी देंगे? मैं तत्काल उनसे अनुरोध करूँगा, मैं अपने शासी निकाय से पूछ रहा हूँ और उनसे समय लूँगा और समय लेके यथासमय में उनको जवाब दूँगा। सर, ये जो खबर छपी है, कितने कॉलेज में ऐसी नियुक्ति हुई है? अभी महामहिम के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें 3 कॉलेज का जिक्र किया गया है। उसके पूर्व पिछड़ा राज्य आयोग से पूछा गया था, ये कॉलेज की जानकारी मुझे मिली थी, और बख्तियारपुर कॉलेज है एक, और 3 कॉलेज के संबंध में मुझे पूछा गया है। वो कॉलेज है एक उपशास्त्री कॉलेज पटना, एक है ये आपको मुजफ्फरपुर, एक अन्य महाविद्यालय। 3 कॉलेज के संबंध में मुझे पूछा गया है, उसका मैं संकलन कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, कब तक इस मामले पर सही जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलेगी या राजभवन को इसकी जानकारी मिलेगी? और विलम्ब मैं जितना जल्द चाहूँगा उतना जल्द मैं दे दूँगा। उसमें समय अवधि मैं इसलिए नहीं बांध सकूँगा कि कल 6 तारीख 7 तारीख मुझे पटना में बैठक बुलाया गया है। बैठक इस विषय पर भी चर्चा होगी? नहीं, ये तो एक निवेदन समिति की बैठक है और एक सचिवालय में बैठक है। इस संबंध में कोई चर्चा की संभावना नहीं है, संबंधित विषय नहीं है। इस संबंध में प्रतिकुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा का कहना था, शासी निकाय को पत्र भेजकर यह जानकारी देने के लिए कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति पर जब से प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद से यदि आपके यहाँ किसी प्रकार की नियुक्ति हुई है तो उसका विवरण के साथ कागजात उपलब्ध कराना 10 दिनों के अंदर। यह कागजात प्राप्त हो जाने के बाद विश्वविद्यालय अपने स्तर से उस पर छानबीन कर इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेगा। क्या लग रहा है कि सर इतनी बड़ी नियुक्ति हुई तो क्या शासी निकाय में विश्वविद्यालय के भी प्रतिनिधि होते हैं? शासी निकाय में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, सरकारी पदाधिकारी होते हैं, प्रधानाचार्य पदेन सदस्य होते हैं, तो सब तो जवाबदेह लोग होते ही हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर कहीं हुई है तो कागजात प्राप्त होने के बाद ही इस पर हम कुछ कह सकने की स्थिति में होंगे। अगर तो इस प्रक्रिया में हम लग गए। अगर इस पर सही जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को मिल जाती है तो क्या उन दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी? उस पर तो सरकार का पत्र है और उस पत्र के आलोक में जो नियम सम्मत करना चाहिए वह तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। राजभवन को भी इसके लिए राजभवन से भी कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होने की? राजभवन से बहुत दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है और उस आलोक में हम लोग कार्य करने में लगे हुए हैं। नियुक्ति के संबंध में भी, शासी निकाय गठन के संबंध में, सीनेट, सिंडिकेट, जो भी प्राधिकार है सबके संबंध में दिशा निर्देश मिल रहा है, मिल गया है। तो सम्मिलित रूप से वहाँ उनका है, शासी निकाय का जो निर्णय होगा उस निर्णय की
प्रति विश्वविद्यालय को भेजी जाती है, उसका अनुमोदन लिया जाता है। अलग से दे सकते हैं, कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन सम्मिलित रूप से आता है। यही शासी निकाय का जो कार्य है, अधिकार क्षेत्र है, उसमें आता है लगभग 4-5 महीना। लेकिन यह सब काम करीब 9 ईस्वी के उत्तरार्ध से प्रतिबंध लगा हुआ है। 4 वर्ष होने जा रहा है, महीना हुआ है आए हैं यहाँ, तो तुरंत इस प्रकार का जब काम होता है तो इस दृष्टि से होता है कि तुरंत कोई जानकारी देना भी नहीं चाहता है। और बस तो कोई जब नियुक्ति हुई उस समय कोई दूसरे थे ही संस्कृत विश्वविद्यालय में आसपास, क्योंकि इस नियुक्ति का आधारभूत जहाँ स्थान है या जो अधिकारी हैं उनसे मांग की गई है, तो उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकेगा सप्रमाण। अरे समय आने पर सारा चीज का खुलासा कर दिया जाएगा, तो इसमें संदेह क्या है? बीसी महोदय ने यही है कितने कल आज तो पूरी बाकी है, और कल भी कुछ समय तक तो होगा ही। 2 बजे 3 बजे तक इन्होंने लिखा था, तो कल तक तो समय है। क्या लग रहा है कि इतने घंटों में सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन को? अब कल क्या है कि बीच में एक पत्र आ गया है, विधान परिषद के निवेदन समिति की बैठक है, वहाँ रहना है, तो हो सकता है कि अब कल नहीं भी उस पर प्रतिवेदन पूरा उपलब्ध हो सके। परसों कुलपति भी नहीं रहेंगे उस निवेदन समिति में, कुलपति कुलसचिव दोनों रहेंगे, तो इसीलिए परसों या चौथे रोज इस पर जानकारी पूरी तरह से मिल सकती है। अब वक्त है कॉमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374, 9304185224। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार।
लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई नैक द्वारा मान्यता प्राप्त रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई, महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा, 4 दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा, सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। महाविद्यालय में सत्र 2013-2016 से कॉमर्स प्रतिष्ठा एवं होम साइंस प्रतिष्ठा में नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकायों, विद्युत परिषद, अधिषद एवं अभिषद से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉमर्स में नामांकन 6 जून से प्रारंभ, सत्र 2013-2016 के लिए। इंटर कला एवं विज्ञान सत्र 2013-2015 के लिए नामांकन 13 जून से प्रारंभ। प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद सिंह, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहरियासराय, दरभंगा। मिल्लत कॉलेज, दरभंगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, UGC स्पॉन्सर्ड। एडमिशन नोटिस 2013। Applications are invited for admission. 3 years degree honors for vocational course in environment and water management, sponsored by UGC for session 2013 to 2016. Eligibility for admission: must have passed +2 examination, science stream, PCB or PCM with at least 45% marks. Applications and prospectus may be obtained from the Department of Environment and Water Management from 8 AM to 12 PM on payment of ₹300. Total seats 60. Last date of submission of forms 13 June 2013. Test examination 1st July 2013 at 10 AM to 12 noon. Result 2nd July 2013 on department notice board. Admission from 3rd July 2013 to 10th July 2013. Class starts 20th July 2013. Dr. S.S. Bajmi, course coordinator. Mobile number 8862859762. डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रिंसिपल, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा। फोन 222926 ऑफिस। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दरभंगा अवस्थित सीतायन विवाह भवन में भारतीय मजदूर मोर्चा का द्वितीय सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलकांत झा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दल के नेता एक मंच पर दिखते नजर आए। सभी ने एक स्वर में असंगठित मजदूरों की दशा और दिशा पर गहरी चिंता व्यक्त की। ये आजकल पाग, माला और चादर से सम्मानित करती। आगला करवे सभी शहर ये सभी शहर के बीच में आया देखें जब रेलवे यूनियन हो, टीचर्स यूनियन हो, कर्मचारी यूनियन हो, ऑफिसर्स यूनियन हो, इंजीनियर्स यूनियन हो, मजदूरी छे नहीं उचित अरे मनरेगा चले 100 दिन साल में भेटते तो बाद बाकी 265 दिन वो की करते ओकरा जोगर मरला पर ओकरा कोन तरह सुविधा भेटते आई तरह बात अति मनरेगा में ओकरा कोनो व्यवस्था में लेते 100 दिन के भेले 100 दिन के बाद बाकी 265 दिन ओकरा की रोजी रोटी भेटते एकर कोनो मैंगो जूस बन के आबै छै आइ आलू हम उपजाबै छै हिंदुस्तान लीवर गुजरात में ओ आलू चिप्स बनाबै छै ओ हिंदुस्तान लीवर के पैकेट जे 4 रुपए आलू डिग्री काल में बेचै छै जहां उपजा काल में वो हम 600 रुपए किलो खरीदै छै अपना बच्चा के कतौ ने कतौ हर स्तर पर हमर शोषण होय छै। उत्सव केवल मजबूत वर्ग के संगठित करब भाई लोग हम एखन इनकर भाषण सुना आयल छलहुँ, सैफुद्दीन चौधरी के भाषण सुना आयल छलहुँ। आज मजदूर वर्ग के सामने संपूर्ण देश में बहुत पैघ चुनौती आबि गेलै है। ई चुनौती कखन एलै है जखन आजादी
आजादी के 66 साल बीत चुके हैं। आजादी से पहले देश के आजाद करल भारत के मजदूर वर्ग खेत खलिहान में काम करे वाला मजदूर और किसान के बेटा से लड़कर कल कारखाना के मजदूर, नौसेना के मजदूर अंग्रेजी हुकूमत के ललकार का भगा देंगे। और ये अरमान रहे मजदूर वर्ग के जब भारत आजाद होते तो भारत में जो कानून बनते से मजदूर न बनते, किसान न बनते, जो भारत के आबादी के अधिकांश हिस्सा किसान और मजदूर से तकड़ा हित में कानून बनते। लेकिन आजादी के बाद जो सत्ता के दौर शुरू भेले ओहि में राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल से लड़कर विरोधी दल तक के लोग समूह एक दल के नेता छे। सब अपन डफली अपन राज बनेना शुरू करके, सब दल अपन संगठन बनेना शुरू करके और भेले मजदूर संगठन विभक्त होते चल गए। अनेकों दल के AITUC, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, कांग्रेस के ट्रेड यूनियन, इंटर और कई दर्जन संगठन एक देश में विभिन्न राजनीतिक छतरी के तरह कार्य करने वाला। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, ये पॉलिटिशियनों ने कराया है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हमारा कहना है जमीन भी बांट दिए, सागर भी बांट रहे, बांटो। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान है। दोनों लड़ते लड़ते खत्म हुए। दोनों ने एक दूसरे से ना जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका ये मकसद है किसकी चाल यह, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नेता ने सत्ता के खातिर कौमवाद से काम लिया। नेता ने सत्ता के खातिर कौमवाद से काम लिया। धर्म के ठेकेदारों ने मिलकर लोगों को नाकाम किया। मेरी अपनी रचना है ये। भाई बटे टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा। भाई बटे टुकड़े में नेता का ईमान बढ़ा। वोट मिले और नेता जीता, शोषण को आधार मिला। जीत करके शोषण करना चालू किया। वक्त नहीं बीता है अब भी वक्त की कीमत जान लो। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये सारे हथियार भारत में दरकार है। लेकिन मिथिलांचल पिछड़ गया है, भारत पिछड़ गया है। ट्रेन पंजाब और हरियाणा लोग भागना चालू किए हैं, गुजरात भागना, दिल्ली भागना चालू किया है। क्यों? हमारे पास मजदूर अच्छे हैं, हमारे पास बुनकर अच्छे हैं, हमारे पास सब तरह की कला है, हमारी धरती ऊपर जाने देती है, सब कुछ है। लेकिन क्या कारण है जो आज मिथिलांचल के तमाम मजदूर, बिहार के तमाम मजदूर जगह जगह जा भागने का लाभ खाना। दिल्ली में शीला दीक्षित जी कहती हैं जो बिहार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये पढ़ते होंगे आप लोग। होटल में आके 2 सम्मेलन भारतीय मजदूर मोर्चा। मनीगाछी थाना कांड संख्या 81/13 के अभियुक्त हुकुमदेव यादव, पिता साधु यादव, गांव देवीपुर फुलबर निवासी को व्यवहार न्यायालय के गेट पर मनीगाछी थाना के सहायक सब इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या हुआ था, किस तरह से कांड हुआ, आपके आरोप किस कांड के आरोप में जेल जा रहे हैं? तो हम तो नहीं थे, झूठा केस में हमको फंसाया गया है। क्या हुआ था? हम तो इलाज में थे दरभंगा में डॉक्टर के पास। क्या हुआ था? हम तो गाँव में नहीं थे तो हम कैसे कहेंगे। हम तो इलाज करा रहे थे डॉक्टर के पास। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? अभी हमको कोर्ट से हुआ। क्या करते हैं? हम अभी पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं। किस क्लास में? BA 3rd का सेकंड का परीक्षा देंगे। हाँ, ये 81/13 है, खंड संख्या मनीगाछी थाना 81/13। इसमें 307 है, मारपीट की घटना है। और इसमें हुकुमदेव यादव उर्फ दिगंबर यादव को जेल भेजा गया। किस कब कांड हुआ था? 21/13 को। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह, थाना मनीगाछी। स्कूल को एप्लीकेशन मिलने के बाद 10वीं क्लास के बच्चे फूले नहीं समा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीबी पाकर अवस्थित डॉन बॉस्को स्कूल की। वर्ग 9वीं एवं 10वीं वर्ग के बच्चों ने सफल विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन विद्यालय परिसर में किया, जिसमें विद्यालय के बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी खूब एंजॉय किया। Finding myself in front of you. Now, today we gathered here to celebrate the success party of class 10 who got such a wonderful result on this session. So, I would like to call Shazia Musharraf Barna. बजाया कि नहीं बजाया? देखिए आज 10 मैं उल्टा करना चाहता हूँ। अभी जो लड़की है वही खा लो। आइए मैडम, जो ऑर्गेनाइजर से आ जाओ यार। बस ये कार्यक्रम ये है कि बच्चों के उत्साह के लिए आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये 10th क्लास में डॉन बॉस्को स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है, जो दरभंगा में अव्वल प्रथम पोजीशन पे डॉन बॉस्को स्कूल 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इस सिलसिले में डॉन बॉस्को स्कूल के 9th और 10th क्लास के बच्चों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है अपने सीनियर क्लास के बच्चों के लिए, और उनके ऑनर में ये पार्टी दी है उन्होंने, जिस पार्टी में हमारे 10th क्लास के लड़के भी आए हुए हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। बस उनके उत्साह के लिए है और जो खुशी उन्होंने दी है और जितना बढ़िया रिज़ल्ट उन्होंने दिया है, हम स्कूल मैनेजमेंट जितना भी उन पर गर्व करें वो कम है, और ऐसे ही उम्मीद हम अपने नए बैच के लिए भी करते हैं। और पूरे दरभंगा को मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह का रिज़ल्ट इस साल हमारे यहाँ आया है, इसी तरह का रिज़ल्ट हमारे यहाँ अगले साल भी आएगा। और अब से क्योंकि 12th का भी एफिलिएशन हमारे स्कूल को हो चुका है, इसलिए हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे 12th में भी अच्छा करेंगे। पूरे विश्वास के साथ
इस मौके को दुबारा करने के लिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने बच्चों को भी धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा रिजल्ट लाया और आज इस मुकाम पर हम लोगों को लाके उन्होंने खड़ा किया है। धन्यवाद। हमारे स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। पहली बार एफिलिएशन मिला है, उसके हिसाब से ज़्यादातर बच्चे को 10 में 10 आया है और गर्ल्स में तो सबको आया है। बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल के टीचर्स स्कूल मैनेजमेंट का कैसा सहयोग रहा है आपका जब ये प्रिपरेशन चल रहा था? हम बहुत अच्छा सहयोग रहा है स्कूल मैनेजमेंट का। हम लोग मतलब जितना भी सिलेबस हुआ है सब हम लोग का पूरा कराया गया। ट्यूशन का भी सहारा लेना पड़ा है आउटर बाहर? ट्यूशन का सहारा नहीं लेना पड़ा है, स्कूल में ही मतलब पूरा तैयारी कराया गया था। और फिर बाद में घर पे पेरेंट्स से हमसे अपना जो लगा है उनसे भी बाद में भी हम लोग को स्कूल में बोला गया था कि आप लोग आ सकते हैं, आप लोग को जो पूछना है एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ था। क्या नाम हुआ? सलोनी राय। क्या बोले? स्कूल ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमारे स्कूल को फर्स्ट एफिलिएशन मिला है, इससे हम बहुत ही खुश हैं। और हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया है 10 में 10। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह मेरा स्कूल हमेशा ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे और आगे भी ऐसे ही हर स्टूडेंट को 10 में 10। अब सत्यजीत को SES न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।